सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट शेयर करने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जाम में एनआईए और भोपाल क्राइम ब्रांच ने राजधानी भोपाल के 7 रायसन के सलवानी में कार्रवाई करते हुए निस्फ दर्जन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। एनआईए के जरिए सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान भोपाल दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के हॉस्टल, भोपाल अब्बास नगर और रायसन के सलवानी में छापा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की गई हैं। एनआईए के जरिए सुबह सबसे पहले जुबैर मंसूरी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जुबैर मंसूरी की निशानदही पर उसके 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए के जरिए रायसन के सलवानी में जुबैर मंसूरी के घर पर भी छापामार कार्रवाई करते हुए जुबैर मंसूरी के वालिद को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। एनआईए के जरिए भोपाल अब्बास नगर में छापामार कार्रवाई करते हुए हाफिज अनस समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाना बताया जा रहा है। एनआईए की तफ्तीश में कुछ और नामों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। मुल्क के 6 सूबों में छापे के एनआईए के छापे के साथ राजधानी भोपाल में भी 2 मकामात पर एनआईए ने छापा मारा है। ताजुल मसाजिद जिस जगह पर ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर हॉस्टल है, यहाँ से जो है जुबैर मंसूरी नामी शख्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा भोपाल के अब्बास नगर से हाफिज अनस को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ बताया जाए 2 और लोगों को, नदीम और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसका मामला पीछे है कि जुबैर मंसूरी को बताया जा रहा है कि उसने जो है इंस्टाग्राम पर मुल्क मुखालिफ कोई पोस्ट डाली थी, उसको लेकर भोपाल में जो है एनआईए के साथ साथ क्राइम ब्रांच ने जो है छापा डाला है। और इसके साथ साथ भोपाल के साथ अगर और बात करें तो सिलवानी जो रायसन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी छापामार कार्रवाई की गई है, जो गिरफ्तारी के साथ साथ तफ्तीश की जा रही है और आगे की जो है पुलिस पे गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और कौमी जांच एजेंसी एनआईए की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में छापे मारे जा रहे हैं और ऐसे अफराद को हिरासत में लिया जा रहा है जिनके बारे में शुबा है कि वो ममनुआ तंजीमों के राब्ते में हैं और किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं। इसी के तहत एनआईए की एक टीम नांदेड़ भी पहुंची। यहाँ इन लोगों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात से 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उन्हें वजीर आबाद पुलिस स्टेशन अहाते में वाक़े एटीएस के इलाकाई दफ्तर में लाया गया। तकरीबन 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई। उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने किसी दहशतगर्द से राब्ता तो नहीं किया, ये मालूम करने की कोशिश की गई। पूछताछ मुकम्मल होने के बाद उनसे कुछ बातों पर तहरीरी तौर पर अपने जवाब देने के लिए कहा गया है और फिर इसके बाद उन्हें वापस अपने घर वापस भेज दिया गया। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बिहार के स्कूलों में बरसों से खाली उर्दू असामियों को पुर करने की हुकूमत से अपील की है। मिल्ली काउंसिल के कौमी नायब चेयरमैन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि अपनी मयारी ज़बान में तालीम हासिल करना हमारा दस्तूरी हक है और लेकिन सूबे बिहार के ज़्यादातर स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा नहीं हैं। मौलाना अनीसुर रहमान ने इस मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार से अपील की कि उर्दू की खाली सीटों पर बहाली का अमल जारी किया जाए ताकि उर्दू पढ़ने वाले तलबा की मुश्किलें दूर हो सके। अभी हज़ारों जगहें ऐसी हैं जहां उर्दू मुअल्लिमीन की, असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हुई है। इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि चूँकि मादरी ज़बान में तालीम देना ये हुकूमत का अपना मंसूबा है, भारत सरकार ने भी नई कौमी पॉलिसी में मादरी ज़बान में तालीम देने को तरजीह दी है। इसलिए ऐसी हालत में उर्दू के असातिज़ा का स्कूलों में न होना या कम होना ये तशवीश की बात है और उससे बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दुश्वारियां हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के सतह के तमाम दर्जात के लिए उर्दू शिक्षकों की, असातिज़ा की तकर्रुरी जल्द से जल्द करे। और मिल्लत में फ़र्क़ावाराना इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के मकसद से इंडो मिडिल ईस्ट कल्चरल फोरम ने मुख्तलिफ मिली तंजीमों के ताउन से प्रोग्रामों के इनकाद का सिलसिला शुरू किया है। इसी मकसद के तहत मेरठ में भी फोरम ने ग्लोबल पीस फाउंडेशन के ताउन से एक नशिस्त का एहतमाम किया। प्रोग्राम में शिया और सुन्नी स्कॉलर्स के अलावा समाजी और मिली अफराद ने भी शिरकत की और इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए मिल्लत में एक उम्मत के तौर पर आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के पैगाम दिया है। जो
जो मुश्तरका हैं बरदरान अहले सुन्नत के यहाँ भी और शियों के यहाँ भी, चूँकि तौहीद और नबूवत और माद, हत्ता ख़ुद तौहीद एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज़ है जिस पर तमाम दुनिया का और अक्सर लोगों का दुनिया के अक़ीदा है। जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह के, तमाम वो अफराद के जो मुख्तलिफ़ अक़वाम से हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना एक हदफ ढूँढें, एक मकसद ढूँढें। हम सब का मकसद क्या है, हम सब का हदफ क्या है? हम सब का हदफ ये है कि आपस में मिलजुल कर के अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकें। हमारा हदफ यह है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना बोलें। हमारा हदफ यह है कि एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला याद आ रहा है मुझे, फरमाया इमाम हसन और इमाम हुसैन से, कून लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, हमेशा ज़ालिमों के दुश्मन बन के रहो, मज़लूमों के मददगार बन के रहो, मज़लूम चाहे जिस कौम का हो। कानपुर में जमीयत उलमा हिंद ने इस्लामी नए साल की मुनासबत से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम का इनकाद रिजवी रोड पर वाक़ जमीयत की बिल्डिंग में किया गया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को मुहर्रम के महीने की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम करना है। नए साल की शुरुआत हो रही है। आज के हमारे प्रोग्राम के दो सबसे अहम टॉपिक हैं। पहला ये है कि ये जो नए साल की शुरुआत है ये मुहर्रम के महीने से है, और मुहर्रम का महीना बड़ी अज़मत वाला है, बड़ा मुहतरम महीना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन 4 महीनों को मुहतरम कहा है उनमें से एक ये मुहर्रम का है। तो किसी महीने को जो इंतहाई पाकीज़ा हो उसको गम का पूरा महीना ये समझ लेना, कोई वाक़या उसमें गम का हो गया, उसमें गम होना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन किसी पूरे महीने को मनहूस नहीं समझना चाहिए। इंतहाई मुहतरम महीना है और इसमें जो तारीख़ी वाक़यात हुए हैं, जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन अजीम शख्सियात की, उनका दुख गम सबको होता है। और दूसरी बात ये थी कि ये जो नया साल है सने हिजरी है, ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर की यादगार है, उनका शुरू किया हुआ है, तो मुसलमानों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा रवाज देना चाहिए। और मुमताज़ फिल्म गुलकार मोहम्मद रफ़ी की बरसी के मौके पर भोपाल में मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल फाउंडेशन के जरिए याद रफ़ी के उन्वान से प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर भोपाल के मंसूर फारूकी के जरिए मोहम्मद रफ़ी के नगमों के कलेक्शन की नुमाइश भी की गई। मंसूर फारूकी को मोहम्मद रफ़ी से जुनून की हद तक इश्क है। मंसूर फारूकी के पास 30 ज़बानों में गाए हुए मोहम्मद रफ़ी के 5552 नगमों का नायाब कलेक्शन है, जिसे उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की बरसी के मौके पर आवाम के सामने नुमाइश के तौर पर पेश किया। आज भी जगह जगह रफ़ी साहब के प्रोग्राम हो रहे हैं, जबकि इतना बड़ा एक अदाकार दिलीप कुमार, उनकी 7 जुलाई को थी, लेकिन किसी ने याद ही नहीं किया। ये खुशकिस्मती है रफ़ी साहब की कि उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। उनमें मैं भी एक हूँ। कितनी ज़बानों में कलेक्शन है आपके पास उनके नगमे का? मेरे पास 30 लैंग्वेज में है उनके गाए हुए गाने। हिंदुस्तान से बाहर की 7 ज़बानें हैं, जिसमें अरबी है, फ़ारसी है, इंग्लिश है और फ्रेंच है, पश्तो है और अफ्रीकन है, और अपने हिंदुस्तान के हर प्रांत का गाना मेरे पास मौजूद है। मंसूर साहब की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि ये अकेले इन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा कलेक्शन किया है, और शायद सबको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले मैंने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और वो पूरे इंडिया में डीडी नेशनल से भी टेलीकास्ट हुई थी। उसके बाद लोगों को पता चला कि एक ऐसी शख्सियत के मालिक यहाँ भोपाल के अंदर हैं। फिर बहुत दूर दूर से लोगों ने आके आपसे मुलाकात भी की थी, कुछ कैसेट्स भी भेजे थे, मांगे भी थे, और आज इनके पास जो कलेक्शन है रफ़ी के दीवानों में से एक ऐसा दीवाना जो मुझे लगता है कि पूरे भारत में कहीं नहीं होगा या पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, जिसने एक एक अदा की रफ़ी साहब की, चाहे वो कैसेट्स हों, एलपी हों, और या जो भी इनके पास कलेक्शन है वो इतना नायाब है कि बहुत से लोगों के पास हो ही नहीं सकता। यकीन मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में यदि मैं कुछ बोलूं तो ये कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में किसी को बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि वो अमर रहें, तो यदि कहें तो रफ़ी साहब के ऊपर ये बिल्कुल कहते पूरा हुआ, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो अमर है, और वो आज नहीं, आने वाले हज़ारों हज़ार साल तक वो अमर रहेंगे। उनकी आवाज़ इस दुनिया के जहाँ के कोने कोने में कहीं न कहीं इस वक्त भी गूंज रही है और हमेशा गूंजती रहेगी। और वो दीवाने भी उनके जो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं हुए, पैदा भी नहीं हुए बच्चे, वो भी आने वाले समय में रफ़ी के दीवाने होने वाले हैं, ये हम
कह सकते हैं, और ये इतनी बड़ी शख्सियत है, इसको नमन कर रहा हूँ। और फिर मंसूर साहब ने जो काम किया है उसको भी नमन करने का मन करता है, क्योंकि इतनी दीवानगी एक व्यक्ति के प्रति, उनके कला के प्रति, उनके जो उन्होंने गाया है उन सब को लेकर के जो उन्होंने इस तरह का एक रचना की है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इश्क को इंतहा पर पहुंचाने के लिए फना होना जरूरी होता है। भोपाल के सैयद आरिफ को मोहम्मद रफ़ी से इंतहा की हद तक इश्क है। इश्क की इंतहा यह है कि सैयद आरिफ बसारत से महरूम हैं, लेकिन उन्हें मोहम्मद रफ़ी के गाए हजारों गीत याद हैं। यही नहीं, सैयद आरिफ के हाफिजे में यह भी है कि मोहम्मद रफ़ी ने कौन सा नगमा कब गाया था और इस नगमे के लिखने वाले और म्यूजिक देने वाले कौन हैं। सैयद आरिफ मोहम्मद रफ़ी के अंदाज में गुनगुनाते भी हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मोहम्मद रफ़ी को हुकूमत हिंद के जरिए भारत रत्न के एजाज से सरफराज किया जाए। ये गीत तो हज़ारों में याद है, और रफ़ी साहब से मोहब्बत उनके गीत सुनकर उस दौर में जब हाथी मेरा साथी, आराधना और प्रिंस वगैरह फिल्में जिस ज़माने में आई थी, मेरी उम्र काफ़ी कम थी। रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनकर बस जो कुछ भी लगता था कि अच्छा गई थे तो उसको गुनगुनाना शुरू किया। और 1983 में उनके इंतकाल के बाद जब नौशाद साहब ने विविध भारती पर एक जयमाला के नाम से प्रोग्राम आता है, उसमें रफ़ी साहब की शख्सियत के बारे में बताया, तो ये पता चला कि जितने बेहतर वो गायक थे उतने ही बेहतर वो इंसान थे। तो मैं रफ़ी साहब की आवाज़ और उनकी शख्सियत दोनों से मोहब्बत करता हूँ।